पहले और दूसरे चरण में हुए कम मतदान ने सत्ताधारी दल ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी पशुपेश में डाल दिया है। दावे करने में भले ही कोई पीछे नहीं हो, लेकिन मतदाताओं की उदासीनता और सियासी चुप्पी ने नेताओं को परेशान जरूर किया है। पहले फेज की वोटिंग के बाद जिस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश हुई है, वो भी मतदाताओं को घर से निकालने में नाकाफी नजर आती है। सवाल यह है कि आने वाले 5 चरणों में क्या होगा। यह रिपोर्ट आपको उस पर जरूर देखनी चाहिए। कांग्रेस सपा बसपा के समय में क्या था? गरीब भूखों मरता था। इनके पास गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं था। तो ये नया भारत है, केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। राम मंदिर, आतंकवाद, रोहिंग्या घुसपैठिए और गौकशी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विरोधियों पर चुन चुन कर निशाना साधा। कांग्रेस सपा बसपा के समय में क्या था? गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, युवा पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। इनके पास गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कार्य किया था। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, गरीब भूखों मरता था। सीएम योगी ने तीसरे दौर के लिए धुआंधार प्रचार किया। मुरादाबाद और हाथरस से लेकर औरैया तक रैलियां की। तीनों जगह अपने भाषण में खूब सियासी पारा चढ़ाया। बोले, रामकृष्ण की धरती पर कसाईयों को गौकशी की छूट नहीं देंगे। हमारा बहुसंख्यक समाज गौकशी नहीं करता है, गौ मांस नहीं खाता है। और ये चाहते क्या है कि मुसलमानों को गौकशी करने की छूट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस और सपा की क्या इस मांग को आप स्वीकार करेंगे? क्या ये आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? और ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आदी भी है। सीएम योगी ने जिस तरह से धार्मिक मुद्दे को लेकर अयोध्या और काशी के बाद अब पश्चिम की ओर मथुरा को लेकर संकेत दिया, उससे साफ है कि तीसरे चरण में भी वोटरों को साधने के लिए हर दांव आजमाया जाएगा। फर्स्ट फेज के लोकसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का शोर सुनाई नहीं दिया था। पहले चरण के चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान के मुद्दे का जोर दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, अचानक हर तरफ हिंदू और मुसलमान वाला शोर गूंजने लगा। शोर भी ऐसा कि चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र से लेकर शरिया और तालिबान तक की एंट्री हो गई। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं? 3 तलाक की जो कुप्रथा बंद की है मोदी जी ने, इसको योग फिर से लागू करेंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं ना? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का तालिबानीकरण करने की साजिश का हिस्सा है। असल में पहले फेज में वोटर्स की उदासीनता ने सियासी दलों को पसोपेश में डाल दिया था, जिसके बाद प्रचार में नए मुद्दों की एंट्री होने लगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या धार्मिक ध्रुवीकरण का दांव चल नहीं पाया, या फिर आने वाले फेज में खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम होगा। यूपी में 2 चरण में 18 सीटों पर चुनाव हो चुका है, लेकिन पहले और दूसरे फेज में वोटिंग कम हुई है। 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तर प्रदेश में कुल 60.59% मतदान हुआ था। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर हुए मतदान से ये 7.93% कम है। इसी तरह दूसरे चरण में 54.83% मतदान हुआ, जो पहले चरण की तुलना में करीब 5.76% कम है। बाकी बचे 5 फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें कई सीटों पर अल्पसंख्यकों के वोट निर्णायक हैं। बीजेपी इससे वाकिफ है, इसलिए विकास के साथ आस्था और हिंदुत्व के स्वर गूंज रहे हैं। मोदी योगी के भाषणों में राम मंदिर के निर्माण से लेकर मथुरा की संभावनाएं तक मन से मुखर हैं। आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है,
केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। दूसरे दौर के बाद तीसरे चरण के लिए भी जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का दांव चला जा रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में जुबानी हमले और तीखे होंगे। इसकी वजह भी है। मसलन राष्ट्रवाद, राम मंदिर और मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे मुद्दे मौजूदा राजनीति में सदाबहार हो चुके हैं। बीजेपी चाहती है कि जाति से उठकर ऐसे मुद्दे बनाए जाएं जिससे एक मुश्त वोट मिले। दूसरे फेज में जिस तरह विरासत पर सियासत हुई, मंगलसूत्र का जिक्र हुआ, उससे ये भी साफ है कि आगे भी ऐसे मुद्दे उठते रहेंगे। असल में आने वाले फेज में हिंदी हार्टलैंड कहे जाने वाले कई राज्यों में वोटिंग है। इनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, जहां बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने मशहूर वकील उज्ज्वल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया है। उज्ज्वल निकम बीजेपी के टिकट पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे। खास बात यह है कि बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काटकर निकम को कैंडिडेट बनाया है। उज्ज्वल निकम देश के जाने माने वकील हैं और बीजेपी ने इस बार इन्हें चुनाव मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। उज्ज्वल निकम ने अपनी दलीलों से 26/11 के मुंबई अटैक के आतंकी अजमल कसाब समेत कई आतंकियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया है। मेरे लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि आज तक कोर्ट में मैं जिन मुलजिमों के खिलाफ लड़ता रहता हूं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारा देश का कानून किस तरह से बलवान किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार कानून अच्छे बनाए हैं, नो टेरर नो टॉक, इस प्रकार जो उन्होंने घोषणा की, उसका मैं बस स्वागत करता हूं। कई ऐसी चीजें मोदी जी ने लेके आए हैं कि आज सबको दिलना जरूरी है। महाराष्ट्र ही नहीं, बाकी बचे 5 चरणों में राजस्थान, यूपी और बिहार से लेकर बंगाल तक चुनाव होने हैं। ये वो राज्य हैं जिनकी बदौलत 2 चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।